हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको पेपर 12 से टॉपिक। पेपर 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों पेपर 12 में अगर हम देखें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स के लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं किए हैं, ठीक है, और जो एग्जाम के लिए हमारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से, जैसे आज का जो टॉपिक है मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि कक्ष वातावरण का प्रबंधन करना। तो इस टॉपिक में से कैसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वरना क्या हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे दोस्तों इसमें एक है कि कक्ष को प्रबंधन करने के 5 कारक बताए गए, 3 कारक बताए गए। कौन कौन सा? संरचना, निर्देश और अनुशासन, ठीक है। तो अगर ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स में भी आ सकता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं इनको। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेपर 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 12 से मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि कक्ष वातावरण का प्रबंध करना। टॉपिक है हमारा कक्ष वातावरण का प्रबंधन करना या प्रबंध करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कक्ष का वातावरण से क्या मान, कक्ष यानी कि हमारे क्लास का जो एक क्रिएट हम करते हैं, एक इन्वायरमेंट करते हैं क्रिएट, जिसमें क्या हो हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता है, टीचिंग प्रोसेस चलती है, यानी कि छात्र किसी भी कार्य को सीखते हैं या अधिगम करते हैं, और शिक्षक क्या है अपना शिक्षण प्रदान करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए और अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है कि एक प्रबंधनीय वातावरण का होना, जिसमें शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण से शिक्षक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सके, और छात्र क्या है कि एक अभिप्रेरित रूप से और रुचिपूर्ण रूप से उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो उसके लिए हमें एक प्रबंधनीय वातावरण का निर्माण करना होता है, या प्रबंधनीय वातावरण की संरचना बनानी होती है, जिसमें आज का टॉपिक ही हमारा है कक्ष का वातावरण का प्रबंध करना, जिसमें रहकर बच्चे अभिप्रेरणा रूप से अभिप्रेरित होकर और रुचिपूर्ण किसी भी शिक्षण को सीख सके, और प्रभावशाली रूप से शिक्षक उस कार्य को सिखा सके, ठीक है। उसके लिए जरूरी है दोस्तों, देखिए कक्षा के वातावरण का प्रबंध शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों कहा गया है ये इसलिए कहा गया है, सबसे बड़ी चुनौती इसलिए कहा गया है कि पूरा शिक्षण प्रक्रिया वातावरण प्रबंधन पे ही निर्भर होती है। एक शिक्षक का कार्य है कि अपने छात्रों को समझकर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करे। उसके लिए उन्हें प्रबंधनीय वातावरण की संरचना बनानी आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य कहा गया है, जो सीखने और सिखाने पर केंद्रित वातावरण बनाना है, यानी कि जिसमें क्या करना होता है, सीखना और सिखाना। सीखना कि बच्चों को किस तरीके से उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी योग्यताएं किस में रुचि रखते हैं, क्या उनकी अधिगम शैली है, ये सारी शिक्षक सीखता है। और सिखाने यानी कि बच्चों को कोई भी पाठ्य वस्तु या कोई भी कौशल सिखाने के लिए एक केंद्रित वातावरण है, यानी कि वह वातावरण किस पे केंद्रित होता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पे केंद्रित होता है। तो इसलिए एक क्या है, कक्षा प्रबंध का वातावरण बनाना जरूरी है। फिर कह रहे हैं यह छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन से कहीं अधिक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि जो कक्षा का प्रबंधनीय वातावरण होगा वह छात्र के व्यवहार के प्रबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक कक्षा का वातावरण बनाना शामिल है जहां सीखना शिक्षण प्रभाव ढंग से हो सकता है, यानी कि कह रहे हैं इसमें कक्षा का वातावरण बनाना शामिल है, जिसमें एक क्लासरूम में हमें लगना चाहिए जहां पर शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहा है और छात्र जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पंचायत घर चल रहा है या बच्चे आराम से बैठकर मस्ती कर रहे हैं उसमें और शिक्षक कहीं बैठे, यानी कि उनको एक संरचनात्मक वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जहां कंसंट्रेट के साथ, यानी कि उनका ध्यान केंद्रित अधिगम पर रहे,
सीखने पर रहे, क्रिया कौशल पर रहे, ठीक है। इस तरीके का वातावरण क्रिएट करना है, यानी कि कोई भी उनको डिस्टरबेंस ना दे, उनको कोई बार बार परेशान ना करे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके और कमरे में यानी कि कक्षा के अंदर ही केंद्रित रहे। इसलिए कहा है उन्होंने कि इसमें एक कक्षा का वातावरण बनाना शामिल है जहां सीखना शिक्षण प्रभावी ढंग से हो सकता है, यानी कि वहां बच्चे इफेक्टिव रूप से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और टीचिंग भी काफी इफेक्टिव हो सकती है। फिर कह रहे हैं जब एक शिक्षक कक्षा वातावरण का प्रबंध करता है तो कई कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण वातावरण में योगदान करते हैं। इस लाइन को दोस्तों नोट कर लो, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे हैं जब शिक्षक कक्ष वातावरण का प्रबंधन करता है तो कई कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण वातावरण में योगदान करते हैं। अब कौन कौन से कारक है जो कक्षा शिक्षण वातावरण में योगदान करते हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन कौन से है, पहला है संरचना, दूसरा निर्देश, तीसरा है अनुशासन। संरचना का मतलब है दोस्तों एक ढांचा बनाना। संरचना से मतलब हो गया क्लास की, कक्षा की संरचना कैसी होगी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, मतलब एक क्लास जैसा कक्षा का आकार बड़ा होना, जिस कमरे में क्लास बन रहा है उसका आकार बड़ा होना, ठीक है, बच्चों के अनुसार होना, उसका गेट एडेप्टिव होना जिसमें क्या हमारे नॉर्मल बच्चे भी आ जाए और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस भी आ जाए उसमें, ठीक है। और दूसरा उनका फर्नीचर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे क्या है उसमें गति कर सके, आराम से आवा जा सके, बैठ सके और सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, ठीक है। उसमें लाइटिंग यानी कि सभी बच्चों के अनुसार लाइट का होना चाहिए, संरचना में ये चीजें आ जाएंगी। उनके लिए पंखा होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए स्ट्रक्चर टीचर मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए क्या है सहायक ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लास लगनी चाहिए एक स्मार्ट क्लास है। क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करने से क्या होगा कि बच्चे उसमें रहकर अच्छे से सीख पाएंगे। निर्देश का मतलब है यहाँ पर शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश सरल और स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है, सरल, सौम्य, स्पष्ट, जिसमें क्या हो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, दंडनीय भाव से महसूस ना करें और निष्पक्ष व्यवहार ना हो, इस तरीके से उनके निर्देश होने चाहिए। अनुशासन यानी कि किसी भी कक्षा को क्लासरूम बनाने के लिए, किसी भी कमरे को या कक्षा को एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुशासन डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रखता है कि वो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी। तो ये तीन तत्व हैं किसके, ये तीन कारक हैं कक्षा वातावरण का प्रबंध करने के, तीन प्रभावी कारक हैं। कौन कौन से, संरचना, निर्देश और अनुशासन, ठीक है, के अन्य तत्व भी शामिल है, इनके अलावा और भी कई सारे तत्व शामिल है, लेकिन तीन प्रमुख कारक हैं इसके। आप ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका 2 नंबर भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीसरा मिलेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या ये सभी, ठीक है, तो आपको ये तीनों नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। इसके और कौन कौन से तत्व देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कह रहे हैं अधिगम को रोचक बनाना। अधिगम को रोचक बनाने से मतलब है कि अधिगम को प्रभावी बनाना। रोचक का मतलब है उसमें बच्चे रुचि ले। अधिगम को रोचक कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, सबसे पहले तो अधिगम को रोचक बनाया जाता है छात्रों की रुचि के अनुसार, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर, क्षमता के अनुसार होगा तो बच्चे रुचि लेंगे, ठीक है। और दूसरा अभिप्रेरित होना चाहिए, यानी कि मोटिवेटेड होना चाहिए, जिससे बच्चा देख के अभिप्रेरित हो, यानी कि मोटिवेट हो, ठीक है। और हम कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर कर, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके, ठीक है। और हम कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री हो गई, अधिगम शिक्षण सामग्री हो गई, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है।
टीएलएम होगा, ठीक है। तो बच्चों के अनुसार उनकी रुचि अगर होगी, जिस चीज में वे इंटरेस्ट रखते हैं, उन विधियों का प्रयोग करके अगर हम करेंगे तो हमारा अधिगम क्या हो जाएगा, रोचक हो जाएगा, ठीक है। क्षमता के अनुसार होगा, हमने सिलेक्टिव जो हमारी एक्टिविटी जो सिलेक्ट करेंगे, हम गोल या करेंगे सिलेक्ट, तो क्या होगा, बच्चे के रुचि के अनुसार क्षमता और अभिप्रेरित होना चाहिए। जिसको हम और रोचक बनाए तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके हम उसको और भी ज्यादा रोचक बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना। सौंदर्य वातावरण से मतलब है यहाँ पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना या ऐसे वातावरण संरचना करना जहां पर क्या हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जहां पर छात्र क्या हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सौम्य स्वभाव हो, ठीक है। सौम्य स्वभाव प्रेरित करने वाला वातावरण कह सकते हैं, ठीक है। सौम्य स्वभाव प्रेरित करने वाला, अधिगम को बढ़ावा देने वाला, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। फिर कह रहे हैं स्पष्ट निर्देशों का पालन करना, यानी कि शिक्षक को क्या है, स्पष्ट निर्देशों का पालन, और छात्र को भी, यहाँ पर दोनों के लिए है। अगर छात्र स्पष्ट निर्देशों का पालन करेगा, यदि शिक्षक उनको एक स्पष्ट और सरल निर्देश देगा, ठीक है, तो वहां पर कह रहे हैं कि जो शिक्षक होगा उसकी जो वाक्य होंगे, शब्द होंगे, संप्रेक्षण होगा, वहां पर शिक्षक को स्पष्ट निर्देशों का पालन करना होगा अगर कक्षा कक्ष का एक वातावरण प्रबंधन करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कक्षा प्रबंधन में अनुशासन का महत्व बताना, यानी कि जब हम कक्षा का प्रबंधन कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन के लिए बहुत सारे नियम बनाना, ठीक है, जो कि बच्चे उनको फॉलो कर सके, छात्र उनको फॉलो कर सके, ठीक है, उनका पालन कर सके। तो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का उनको बताना कि क्या है और डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, उन सब चीजों का महत्व छात्रों को समझाना, ताकि वे उनको धारण कर सके और नियमों का पालन कर सके। फिर कह रहे हैं छात्रों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, यानी कि जो छात्रों के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट करना है, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, अभिप्रेरित, यानी कि उनकी आवश्यकता जो उनकी है उस आवश्यकता को जागृत करना, जुझारू बनाना, जिज्ञासु बनाना, किसके लिए, अपने उद्देश्य के, जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वांछित व्यवहार का पुनर्वलन करना। वांछित मतलब ये पॉजिटिव बिहेवियर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, एडेप्टिव बिहेवियर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अगर बच्चा कोई भी सकारात्मक व्यवहार करता है, वांछनीय व्यवहार का, सामाजिक, सकारात्मक, ये सभी चीजें अर्थ है इनका। तो जहां बच्चा हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है, सकारात्मक व्यवहार कर रहा है या सामाजिक व्यवहार कर रहा है, तो जैसे ही उसने सामाजिक व्यवहार किया, किसी बच्चे ने, किसी छात्र ने अच्छा कार्य किया, तो वहां पर शिक्षक क्या करेगा, उनको रेनफोर्समेंट करेगा, यानी कि उनको पुनर्वलन देगा, चाहे वो प्राथमिक पुनर्वलन हो या सामाजिक पुनर्वलन हो, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहे हैं कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना, यानी कि जब कोई शिक्षक कक्षा के वातावरण का प्रबंधन करता है तो उनमें क्या करेंगे कि जो हमारे कक्षा के छात्र हैं उन छात्रों का सहयोग लेकर, उन छात्रों के सहयोग से हम कक्षा का प्रबंधन करेंगे, ताकि उन्हें हर चीज की जानकारी रहे अपने कक्षा से संबंधित, कि उनके कक्षा से संबंधित उनका लाइटिंग बोर्ड कहाँ है, ठीक है, उनके लिए उनका टीएलएम कहाँ है, उनकी पुस्तक है या नहीं है, क्या चीज उनके टच में रहनी चाहिए, क्या चीज नहीं रहनी चाहिए, कौन सा फर्नीचर सिस्टम उनके लिए है, क्या कौन सी चेयर उनके लिए है, कौन सी टेबल किसके अकॉर्डिंग है। अगर बच्चे उसमें सहभागी रहेंगे तो उनको बहुत ज्यादा समझाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और कक्षा के वातावरण में वे ठीक प्रकार से सहयोगी बन पाएंगे और सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना। यह शिक्षक का कर्तव्य है, एक कार्य है उनका कि छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना। सर्वांगीण का मतलब होता है दोस्तों सभी विकास। सभी विकास में कौन सा, शारीरिक आ गया, संज्ञानात्मक आ गया, सामाजिक आ गया, ठीक है, भाषा विकास आ गया हमारा, जिसे संप्रेक्षण कहते हैं, सभी विकास करना जिसमें, ठीक है, सर्वांगीण विकास का प्रयास करना, यानी कि शिक्षक की अधिगम प्रक्रिया ऐसी रहे, शिक्षण ऐसा हो, यानी कि टीचिंग इतनी इफेक्टिव हो, इतनी प्रभावशाली शिक्षण हो जिसमें छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके।
फिर कह रहे हैं दोस्तों विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी और अध्यापक अंतःक्रिया का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि बस लगे हुए हैं शिक्षक और छात्र दोनों में बातें हो रही है, सारा क्लास का जो टाइम था हमारा वो उसी में निकाल दिया। यहाँ पर अंतःक्रिया से मतलब है जब कोई शिक्षक शिक्षण करा रहा है, यानी कि क्लास में कोई एक्टिविटी चल रही है, उसके बीच अगर छात्र के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसको सॉल्व करना, ठीक है, यानी कि शिक्षक द्वारा उसका उत्तर बताया जाएगा अगर कोई भी छात्र उसका प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है एक्टिविटी के बीच में तो उस क्वेश्चन का आंसर शिक्षक को देना होगा और इस अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना है कि और ज्यादा से ज्यादा जितने भी छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करें ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है उनकी क्यूरियोसिटी को शांत किया जा सके। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम को छात्रों के जीवन से जोड़ना, यानी कि शिक्षक द्वारा ऐसा चयनित पाठ्यक्रम होना चाहिए जो छात्रों के जीवन से जुड़ा हो, दिनचर्या से जुड़ा हो, उनके आसपास के जीवन दैनिक जीवन से जुड़ा हो, जिसमें क्या हो बच्चे अच्छी तरीके से समझ सके, अपने कक्षा के पाठ्य वस्तु को अपने जीवन से जोड़ सके और अपने वातावरण में उसको समझ सके। फिर कह रहे हैं दोस्तों सुनिश्चित नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू करना। सुनिश्चित नियमों को निष्पक्ष रूप से मतलब यहाँ हो गया दोस्तों, यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो नियम है उन नियमों को लागू करना। जैसे कि अगर हम बात करें कि ना सामान्य बच्चों के लिए नियम अलग बनाए हैं, हमारे स्पेशल बच्चों के लिए नियम अलग बनाए हैं, या कुछ जो नीचे वर्ग के बच्चे उनके लिए, सभी के लिए एक जैसे निष्पक्ष नियम बनाना और उनको लागू करना। फिर कह रहे हैं छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था बनाना। समुचित व्यवस्था से मतलब है कि छात्र की क्षमता और आवश्यकता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, क्षमता उनकी हो सकता है कोई भी वहां फिजिकल डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट हो तो उसके व्हील चेयर के लिए बैठने की व्यवस्था अलग होगी फर्नीचर के साथ, ठीक है। ऑटिस्टिक चाइल्ड अगर हम बात करें, कोई बच्चा अगर ऑटिज्म है वहां पर तो उसके ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए हमें क्या करनी होगी, एक ऐसी टेबल करनी होगी ताकि वह एक्टिविटी से बार बार उठ के बाहर ना जा सके, तो ठीक है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें फर्नीचर ऐड करना होगा। तो कह रहे हैं कि छात्रों की बैठने की समुचित व्यवस्था बनाना, यानी कि छात्रों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षक जो होगा अपने कक्षा के वातावरण का और फर्नीचर की संरचना करेगा, या फर्नीचर को इस तरीके से स्ट्रक्चर फर्नीचर होगा उसका जहां सभी छात्र ठीक तरीके से बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सके दोस्तों, ठीक है। तो ये टॉपिक दोस्तों हमारा पेपर 12 का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसमें हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर से भी पूछ सकते हैं आपको, और 1 नंबर में या 2 नंबर में पार्ट बी से भी आपको इसमें से पूछने को आ सकता है, क्योंकि मुझे इसके 2-3 पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।